हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। संचय बैच में आप सभी का फिर से स्वागत है। कॉन्सेप्ट कैप्सूल हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर आज हमारा जो नया कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर समझ नहीं आता कि जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, समझ नहीं आता इसके अलग अलग केसेस का क्या करना है। तो बस हमारे को एक बार छोटे से तरीके से बता दो शॉर्ट में कि जेएलपी को किस तरह से हमें एडजस्ट करना चाहिए जब हम पार्टनरशिप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको ये अलग से कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि जेएलपी से रिलेटेड कोई अलग से क्वेश्चन आ जाएगा, पर अगर आ भी गया जेएलपी का क्वेश्चन तो वो शायद 4-5 नंबर का हो सकता है छोटा क्वेश्चन, या इससे रिलेटेड कोई ट्रू फॉल्स हो सकता है, या फिर एक बड़े क्वेश्चन रिटायरमेंट डेथ या डिसोल्यूशन से रिलेटेड एक बड़े क्वेश्चन के अंदर इसका छोटा सा एक पार्ट हो सकता है। जो भी हो, लेक्चर लगाने के बाद बात समझ आ जाएगी। ठीक है जी, शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जेएलपी। सबसे पहली बात करें तो जेएलपी का कॉन्सेप्ट हमने क्यों पढ़ना है। देखो, मेजरली जेएलपी का कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट और डेथ के केस में आता है। रिटायरमेंट और डेथ के केस में मैं मेजरली कह रहा हूं क्योंकि इसका कोई खास काम एडमिशन में है नहीं। हम जेएलपी को ऐसे समझते हैं कि हमने एक इंश्योरेंस करा रखी है, वो इंश्योरेंस पार्टनर्स की जॉइंट इंश्योरेंस है। ठीक है, तो अगर मान लो 3 पार्टनर है ए, बी और सी, तो हम एक ऐसी इंश्योरेंस ले लेते हैं जो इंश्योरेंस ए, बी, सी तीनों की लाइफ्स को जॉइंटली इंश्योर कर रही है। अब अगर ए की डेथ हो जाए तो भी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, बी या सी की डेथ हो जाए तो भी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, तीनों की ही डेथ हो जाए तो भी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। पॉलिसी मैच्योर होने का जो ट्रिगर पॉइंट होगा वो ए, बी या सी किसी की भी डेथ होगी तो ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। अब एक बच्चे के मन में डाउट आता है, वो कहता है सर अगर पॉलिसी मैच्योर ही ना हो, मतलब ना ए की डेथ हो, ना बी की डेथ हो, ना सी की डेथ हो, फिर क्या होगा। तो बेटे एक पॉलिसी का एक टर्म होता है, जैसे कि 10 साल की पॉलिसी है, 15 साल की पॉलिसी है, 30 साल की पॉलिसी है। अगर मान लो 15 साल की पॉलिसी है और 15 साल तक ना ए की डेथ होती है, ना बी ना सी की डेथ होती है, तो 15 साल के बाद ये पॉलिसी अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, मतलब मैच्योर हो जाती है। अब इससे रिलेटेड या तो पैसे आपको मिलेंगे, अगर वो मनी बैक या एंडोमेंट पॉलिसी तो पैसा मिल जाएगा, और अगर ये एक कोई टर्म इंश्योरेंस थी तो पैसा फिर नहीं मिलेगा। नॉर्मली जब हम जेएलपी का कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हमेशा हम ऐसी पॉलिसी लेते हैं, नॉर्मली ऐसी पॉलिसी लेते हैं जिसकी मेच्योरिटी पर हमें पैसा वापस आता है, और अगर कोई बंदे की डेथ हो जाए तो भी पॉलिसी मैच्योर होती है, तो भी पैसा सम एश्योर्ड के तौर पर आता है। इसको बोलते हैं जेएलपी। ठीक है जी, सो इट इज अ पॉलिसी विच इज इंश्योरिंग द लाइफ्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स जॉइंटली। तो ऐसी पॉलिसी जो सारों की लाइफ को इंश्योर करती है। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को हम रिटायरमेंट और डेथ पे क्यों पढ़ते हैं, इसका रीजन ढूंढते हैं। इसको हम इसलिए पढ़ते हैं, जैसे कि मान लो कोई भी पार्टनर कभी भी रिटायर हो सकता है। जिस दिन वो रिटायरमेंट लेगा तो उस दिन वो ये बोलेगा ना, भी मेरा हिस्सा जो भी फर्म के अंदर मेरे कैपिटल, प्रॉफिट, गुडविल एक्सेट्रा का जो भी मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दे दो, और वो रिटायर हो जाएगा। अब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या फिर एट द टाइम ऑफ डेथ जो पार्टनर जा रहा है, आउटगोइंग पार्टनर, वो तो अपना हिस्सा सारा लेके जाएगा। लेके जाने के लिए तो वो पैसा मांगेगा। अब मान लो उसका हिस्सा बनता है 5 करोड़ रुपए का। अब एकदम से रिटायरमेंट और डेथ के केस में एकदम से फर्म 5 करोड़ रुपए कहां से इकट्ठे करेगी, शायद ना हो। इसीलिए हमने इंश्योरेंस करवा रखी है कि कल को अगर मान लो किसी की डेथ हो जाती है, एकदम से उसके सारे हिस्से हमें उसके एग्जीक्यूटर को देना पड़ता है पैसा, तो वो पैसा आएगा कहां से, हमने इंश्योरेंस करा रखी है, तो वहां से हमारे को सपोर्ट मिल जाएगी। इंश्योरेंस कंपनी हमारे को पैसा दे देगी और उस पैसे से हम आउटगोइंग पार्टनर को या उसके एग्जीक्यूटर को पैसा चुका देंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इंश्योरेंस पॉलिसी जेएलपी। यही नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है। मैंने गाड़ी की इंश्योरेंस क्यों करा रखी है कि कल को गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, गाड़ी टूट फूट जाएगी, गाड़ी चोरी होगी, तो मुझे कहीं ना कहीं से तो कॉम्पनसेशन मिल जाए ताकि मैं नई गाड़ी तो खरीद सकूं। इसीलिए हमने इंश्योरेंस करानी होती है, यही इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट होता है। सो इसी लॉजिक के बेस पर हमने जेएलपी ली है। ओके सर, अब जो जेएलपी है ना, इस जेएलपी की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 3 केसेस की है। मतलब हमारे पास 3 तरीके से इस जेएलपी को अकाउंट्स में एडजस्ट या अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के 3 अलग अलग केसेस हैं।
3 केसेस है। जिस 3 केसेस में से सबसे पहला केस ये है कि हमने जो इंश्योरेंस करवाई है उसका जो हम प्रीमियम भरते हैं, जैसे तुम गाड़ी की इंश्योरेंस कराओ तो गाड़ी का प्रीमियम जाता है, घर की इंश्योरेंस कराओगे तो प्रीमियम जाएगा, वैसे ही तुम इंश्योरेंस कराओगे लाइफ इंश्योरेंस ऑफ ऑल दी पार्टनर्स टुगेदर तो उसका एक प्रीमियम भरना पड़ता है। तो पहला केस ये है कि हम जो प्रीमियम है उसको एक्सपेंस मान के चलते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो मैं नॉर्मली अपनी क्लास में लेता हूं, और आपने अगर मेरी क्लास लगा रखी है, मेरी क्लास नहीं लगा रखी मतलब मेरी क्लासेस अटेंड कर रखी हैं, तो आपको ये पता होगा। एग्जांपल जैसे कि मान लो मैंने एक पॉलिसी ली, उस पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है वो 1 लाख रुपए है, 3 पार्टनर हैं ABC, ठीक है, ओके, और जो रेशो है वो है 2:1। पॉलिसी है 10 साल की, यानी कि हम 10 साल तक इंश्योरेंस का प्रीमियम भरेंगे। प्रीमियम कितना भरेंगे सर? प्रीमियम भरेंगे मान लो 10,000 रुपए पर एनम। तो ये मोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट है कि हर साल हम 10-10 हजार रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम भरेंगे, 1 लाख रुपए हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है, और ABC 3 पार्टनर्स की लाइफ इंश्योर्ड है, ठीक है। और हमने जो प्रीमियम भरना है हर साल उसको हम एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। तो जब हम पहले साल फर्स्ट ईयर में इंश्योरेंस का प्रीमियम भरेंगे तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? हम पास करेंगे JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट। प्रीमियम एक खर्चा, खर्चा अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। हमने प्रीमियम भर दिया, प्रीमियम हमारा खर्चा, खर्चा होता है डेबिट, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। पहले साल का प्रीमियम भर दिया, तो जब प्रीमियम भर दोगे उसके बाद ये प्रीमियम कहां जाएगा सर? PNL में। तो PNL अकाउंट डेबिट टू JLP प्रीमियम। तो जैसे आप रेंट, बिजली, पानी, सैलरी, वेजेस, खर्चा पे करते हो और खर्चे को फिर उसके बाद PNL में ट्रांसफर एडजस्ट करते हो, वैसे ही हमने पहले प्रीमियम भरा खर्चा और फिर खर्चे को PNL में डाल दिया, खर्चा अकाउंट खत्म हो गया, ठीक है। ये हम पहले साल भी एंट्री करेंगे, यही एंट्री हम सेकंड ईयर करेंगे, यही एंट्री हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, हर साल हमारी यही एंट्री होगी, ठीक है। अब एक बच्चा कहता है सर मान लो हमने फर्स्ट ईयर का प्रीमियम भर दिया, हमने ये 2 एंट्री कर दी, सेकेंड ईयर का प्रीमियम भरा, ये 2 एंट्री कर दी, थर्ड ईयर का प्रीमियम भरा, ये 2 एंट्री कर दी, लेकिन थर्ड ईयर के बाद जब हमें फोर्थ ईयर का प्रीमियम भरना था उससे पहले ए की डेथ हो जाती है। फोर्थ ईयर का प्रीमियम भरने से पहले ए की डेथ हो जाती है। मान लो ए की अगर डेथ हो जाती है तो क्या होगा सर? जैसे ही ए की डेथ होगी पॉलिसी मैच्योर कर जाएगी। मैच्योर करेगी तो इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी से हमारे को पैसा आएगा। कितना पैसा आएगा? जितना इसका सम एश्योर्ड है। इसका मतलब जिस दिन ए की डेथ होगी उस दिन हमारे पास 1 लाख रुपए हमारे बैंक में आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख। 2 कहां से आए हैं पैसे? सर ये तो पॉलिसी का पैसा आया, टू JLP, ओके। ऐसे भी कर सकते हो एंट्री, ऐसे नहीं करनी कोई बात नहीं। आप ये बोलो ये जो पैसा आया 1 लाख रुपए का, ये 1 लाख रुपए जो आए हैं बैंक में ये किसको मिलेंगे? क्या ये सारे पैसे ए को दे दें क्योंकि ए बेचारा मर गया? क्या सारे पैसे ए को दे दें? नहीं, क्योंकि प्रीमियम सबने मिलकर फर्म से पे किया था, सभी का हिस्सा था इस प्रीमियम के अंदर, सभी का हिस्सा था ना इस प्रीमियम के अंदर। तो जो पैसा आया है 1 लाख उसमें भी सभी का हिस्सा है। तो ये जो पैसा आया है इसको हम तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे। अच्छा सर, तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे किस रेशो में? जो इनकी ओल्ड प्रॉफिट ओल्ड रेशो है, 2:1, खत्म, फिनिश। ये तो बात हुई जब ए की डेथ होती है। अगर मान लो ए की डेथ नहीं होती, रिटायरमेंट होती है, फिर क्या होगा? मान लो रिटायरमेंट होती है, फिर क्या होगा? सर देखो, ऐसा नहीं है कि हमेशा ए की डेथ ही होगी। अगर मान लो ए कहता है कि मैं तो जा रहा हूं बिजनेस छोड़ के, मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ काम,
3 साल बीत चुके हैं, 1 2 3 साल हो चुके हैं, चौथे साल का प्रीमियम भरने से पहले ए कहता है मैं जा रहा। तो यार जब ए जाएगा तो हमें ये पॉलिसी चलानी थोड़ी है फिर, क्योंकि ये पॉलिसी तो तीनों की थी। जब ए चला ही गया तो पॉलिसी बंद करनी पड़ेगी। अब पॉलिसी बंद करने के लिए इसका मतलब हमारे को पॉलिसी को सरेंडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पॉलिसी को सरेंडर करना पड़ेगा। तो रिटायरमेंट के केस में पॉलिसी मैच्योर नहीं होती है, पॉलिसी सरेंडर की जाती है, SURR। पॉलिसी को सरेंडर किया जाता है। डेथ के केस में पॉलिसी मैच्योर होती है। आ रही है बात समझ में? पॉलिसी मैच्योर होने का मतलब है पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन पॉलिसी सरेंडर करने का मतलब क्या है कि हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे, हम इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे कि कंपनी हमें ये पॉलिसी नहीं चलानी है, हमने तुमको 3 साल 10,000 10,000 10,000 3 बार प्रीमियम दिया, तो तुम्हारे को हमने 30,000 का प्रीमियम दिया, हमने तुमसे वापस तो कुछ नहीं लिया। अब सोचो अगर हम ये पॉलिसी नहीं चलाएं तो तुम्हारे पास तो 30,000 रुपए गए हुए हैं, क्या उसमें से कुछ पैसे वापस कर सकते हो? देख लो, इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे भाई अगर कुछ दे दोगे तो अच्छा है, नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, बता दो। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे को ना जो तुमने 10,000 10,000 10,000 30,000 रुपए दिए, हम उसमें से तुम्हारे को 15,000 रुपए वापस कर देते हैं। इसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। तो इसका मतलब जिस दिन ए रिटायर होगा उस दिन हम इंश्योरेंस कंपनी को ये पॉलिसी वापस कर देंगे। पॉलिसी जब वापस करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा देगी तो हमें एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ गया। बेटे किसका पैसा है ये? जब प्रीमियम सबने भरा था, जब प्रीमियम में सबका हिस्सा शामिल था, तो जो पैसा आया है उसमें भी सबका हिस्सा होगा। इसका मतलब ये 15,000 सभी के हैं। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, वाह जी वाह, खत्म। 2:1 में इसको बांट दो, 2:1 में बांटोगे तो कितना हो गया? 6 6 3। तो ये होता है हमारा पहला केस, जब हमने जो प्रीमियम भरा वो प्रीमियम एक एक्सपेंस के माफिक ट्रीट किया गया। तो जब जब प्रीमियम भरोगे तब तक प्रीमियम पे करने की एंट्री, वो प्रीमियम तुम्हारा खर्चा P&L में चार्ज कर देना। अगर किसी की डेथ होगी तो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, मैच्योरिटी पर पैसा आएगा, पैसा रिसीव कर लेना, सबको बांट देना उनकी रेशो में। अगर पॉलिसी मैच्योर नहीं होती, एक ही डेथ नहीं होती, रिटायरमेंट हो रही है, तो हमें ये पॉलिसी आगे चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो पॉलिसी सिर्फ 2 ही बंदों की होनी चाहिए थी ना, ये तो 3 की थी। तो पॉलिसी को बंद कराना पड़ेगा। पॉलिसी को बंद कराने का मतलब है पॉलिसी सरेंडर करेंगे। पॉलिसी सरेंडर करने पर हमारे को शायद सरेंडर करते समय कुछ पैसा मिले, जिसको हम सरेंडर वैल्यू बोलते हैं। ये सरेंडर वैल्यू जब मिलेगी तो हमें एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। सरेंडर वैल्यू भी सभी लोगों को उनकी रेशो में बांट दी जाएगी। दिस इज द फर्स्ट केस। ओके, सेकंड केस पर चलते हैं। सेकंड केस हमारे को ये कहता है कि जब हम प्रीमियम भरेंगे उस प्रीमियम को हम एक एसेट ट्रीट करेंगे एट इट्स सरेंडर वैल्यू। पॉलिसी को भरते समय हम उसको एक एसेट ट्रीट करेंगे एट सरेंडर वैल्यू। फॉर एग्जांपल, मान लो हमने एक पॉलिसी ली जो कि 1,00,000 रुपए की पॉलिसी है। इसका जो हम प्रीमियम भरेंगे वो प्रीमियम हर साल 10,000 रुपए है। वही पार्टनर है ABC 2:1 के, ठीक है। अब जब हमने पहला प्रीमियम भरा तो हमें कंपनी ने बताया इसकी सरेंडर वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, इसकी सरेंडर वैल्यू 6,000 रुपए है। ओके, सेकेंड ईयर के एंड पे इसकी सरेंडर वैल्यू मान लो 14,000 रुपए है। ये 2 ही साल है हमारे पास, 2 ही साल है, 2 ही साल का डेटा है, 2 साल से समझ आ जाएगा। तो हमारे को इस पॉलिसी का जब प्रीमियम भरना है, प्रीमियम भरने के बाद हमने इसको एक एसेट ट्रीट करना है। मतलब हमने मान के चलना है ये हमारा एसेट है। जैसे फर्नीचर खरीदते हैं, फर्नीचर हमारा एसेट है, बाद में वो डेप्रिशिएट करता है ना। बिल्डिंग खरीदते हैं, बिल्डिंग हमारा एसेट है, बाद में वो डेप्रिशिएट करता है। सेम कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने ये खरीदी है पॉलिसी। पॉलिसी हम खरीदेंगे 10-10 हजार रुपए पे करके, बाद में ये डेप्रिशिएट करेगा। इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को चलाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में हमारी एंट्री क्या होगी? सर, जब हम फर्स्ट ईयर में एंट्री करेंगे तो हम 10,000 रुपए का प्रीमियम भरेंगे।
एंट्री बनेगी JLP अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक। हमने प्रीमियम भरा 10,000, मैंने JLP अकाउंट यूज किया, JLP प्रीमियम अकाउंट यूज नहीं किया। प्रीमियम एक खर्चा है, JLP तो एसेट है, ठीक है। जैसे टेलीफोन, मोबाइल, हैंडसेट, मोबाइल वो तो एक एसेट है, लेकिन टेलीफोन का बिल एक खर्चा है। वैसे ही JLP मैंने अब एसेट ट्रीट किया है, तो JLP के साथ मैंने प्रीमियम वर्ड नहीं यूज किया, ठीक है। तो JLP मेरा एक एसेट 10,000 टू बैंक 10,000। अब जब मैंने पहला प्रीमियम भर दिया, पहला साल खत्म हो गया, साल के एंड पे जब मैंने चेक किया कि अगर मैं इसको अब बंद करवा दूं, मान लो पहले साल के बाद ही मैं पॉलिसी बंद करवा दूं, तो पॉलिसी बंद करने पर मुझे कितने रुपए मिल रहे हैं बाजार में? 6,000। तो इसका मतलब ये जो एसेट है 10,000 का, ये एसेट एक्चुअली में 10,000 का वर्थ नहीं रखता है। एक साल के बाद इस एसेट की कीमत 6,000 रुपए रह गई है। सरेंडर वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर का मतलब है ये जो एसेट तूने 10,000 का रिकॉर्ड कर रखा है, इसकी असली में कीमत 6,000 है। तो इसका मतलब मुझे इसकी कीमत को कम करना पड़ेगा, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, एसेट की वैल्यू को घटाना पड़ेगा। एसेट की वैल्यू को घटाने के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर मैं एक एंट्री पास करूंगा, मुझे ये JLP को घटाना है। तो 2JLP कितना घटाना है? 10 वाली चीज अगर 6,000 की रह गई, इसका मतलब मुझे 4,000 रुपए इसको घटाना है। घटाने के लिए मैं खर्चा कहां पर डालूंगा? PNL में। तो मेरी एंट्री बन जाएगी PNL अकाउंट डेबिट टू JLP। ऐसा करने से मेरी JLP की वैल्यू कम हो जाएगी, और कम होकर वो कितने पे आ जाएगी? 6,000 पे। इसका मतलब जब पहले साल के एंड में मेरी बैलेंस शीट बनेगी, उस बैलेंस शीट में एसेट साइड पर एक JLP नजर आएगी 6,000 रुपए की। 10,000 की थी, 4,000 घटा दी, 6,000 की रह गई थी, तो 6,000 की दिखेगी। पहले साल की ये ट्रीटमेंट है। अब सेकेंड ईयर पे चलते हैं। सर सेकेंड ईयर पे आप फिर से प्रीमियम भरोगे ना, प्रीमियम तो 10,000 ही भरोगे। तो सेकेंड ईयर जब मैं प्रीमियम भरूंगा तो मेरी एंट्री बनेगी JLP अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक 10,000। मैंने फिर से JLP भर दी 10,000 की। अब देखो, जो JLP मेरे पास पहले से 6,000 के बैलेंस पे पड़ी है, इसको ऐसे समझो, मान लो तुम्हारे पास एक फर्नीचर है, फर्नीचर 6,000 का है। अगले साल तुमने 10,000 का और फर्नीचर खरीद लिया, तो कितना फर्नीचर हो जाएगा तुम्हारे पास? सर देखो, 6,000 का पुराना फर्नीचर, 10,000 का नया फर्नीचर, तो हमारे पास तो 16,000 का फर्नीचर हो जाएगा ना। तो बस 6,000 की पुरानी JLP, 10,000 की नई JLP कितनी हो गई? सर JLP हो गई 16,000 की। लेकिन JLP 16,000 की है नहीं, सेकेंड ईयर के एंड में JLP की कीमत 14,000 है। इसका मतलब जो 16,000 की मुझे JLP नजर आ रही है, मुझे उसकी कीमत को 2,000 रुपए घटाना पड़ेगा। 2,000 रुपए मुझे घटाना पड़ेगा। तो ईयर एंड पे मुझे एक और एंट्री करनी पड़ेगी, मुझे JLP को 2,000 रुपए घटाना पड़ेगा। एंट्री बनेगी PNL अकाउंट डेबिट टू JLP। जैसे ही मैं PNL अकाउंट डेबिट टू JLP करूंगा, अब जो मेरी बैलेंस शीट होगी, उस बैलेंस शीट में एसेट साइड पे JLP 14,000 की नजर आएगी। इसे कहते हैं JLP इज ट्रीटेड एज एसेट शोन एट इट्स सरेंडर वैल्यू। तो पहले साल के एंड में बैलेंस शीट में 6,000 की दिखेगी JLP, अगले साल के एंड में बैलेंस शीट में मेरे 14,000 की दिखेगी JLP। तो 6 + 10 16, लेकिन होनी चाहिए 14, तो मुझे 2,000 रुपए कम करनी पड़ेगी। ठीक है। अब मान लो कि A की डेथ हो गई, थर्ड ईयर में A की डेथ हो गई। जैसे ही डेथ होगी, पॉलिसी मैच्योर करेगी, पॉलिसी मैच्योर करते ही पैसा आएगा। कितना पैसा आएगा? सर जितने की पॉलिसी थी, 1,00,000 रुपए। इसका मतलब हम एक एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू JLP 1,00,000। JLP का पैसा आ गया।
अब सोचो, जो जेएलपी तुम्हारे पास डेबिट खड़ी है 14,000 की, जब उस जेएलपी को तुमने क्रेडिट कर दिया 1 लाख से, तो वो अब नेट 86,000 क्रेडिट पड़ी है ना। 14,000 की जेएलपी तुम्हारे पास डेबिट पड़ी थी बैलेंस शीट में, तुमने उसको 1 लाख रुपए से क्रेडिट कर दिया, तो नेट ये कितना दिख रहा है अब तुम्हें, 86,000 क्रेडिट। अब इस जेएलपी को तुम्हें क्लोज करना पड़ेगा, जेएलपी को डेबिट करना पड़ेगा। तो फिर क्रेडिट किसको करेंगे, सभी पार्टनर को ओल्ड रेशो में। आ रही है बात समझ में, सभी पार्टनर को ओल्ड रेशो में। तो 86,000 को 2:1 में बांट देंगे। चौंतीस हजार 400, 17,200। ऐसा करने से तुम्हारी जेएलपी भी खत्म हो जाएगी और बंटवारा भी हो जाएगा, अगर ए की डेथ होती है तो। बच्चे का सवाल आया कि सर मान लो ए रिटायर होता है, डेथ नहीं होती, मान लो ए रिटायर होता है 3rd ईयर में। अगर बेटे ए रिटायर होगा 3rd ईयर में, तो हम क्या करेंगे, हम तीसरे साल का प्रीमियम थोड़ी भर रहे हैं, हम प्रीमियम नहीं भर रहे, हम सीधा कंपनी के पास जाएंगे, कंपनी को बोलेंगे कंपनी ये जेएलपी हमें चलानी नहीं है, बंद कर दो इसको। तो कंपनी कहेगी अच्छा, अगर हम इसको बंद कर दें तो इसकी तो एक सरेंडर वैल्यू बनती है। हमने कहा हाँ जी हमारे को पता है इसकी सरेंडर वैल्यू 14,000 रुपए है, क्योंकि 2nd ईयर में इसकी सरेंडर वैल्यू क्या थी, 14,000। तुमने नया प्रीमियम तो भरा नहीं, तो इसकी सरेंडर वैल्यू 14,000 है। हम कंपनी को क्या बोलेंगे, कंपनी हमारे को 14,000 रुपए दे दो, हम पॉलिसी सरेंडर कर देते हैं। तो कंपनी हमारे को पैसा दे देगी 14,000, हम वो पैसा ले लेंगे 14,000। जैसे ही हम ये एंट्री पास करेंगे, जेएलपी अकाउंट क्लोज ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जेएलपी डेबिट पे खड़ा था 14,000, आपने जेएलपी को क्रेडिट कर दिया 14,000, तो 14,000 ये डेबिट था, 14,000 से ही ये क्रेडिट हो गया, तो अकाउंट तो बंद ही हो गया, खत्म, कुछ नहीं करना, फिनिश। दिस इज सेकंड केस। ओके सर, तीसरा केस क्या है बेटे, तीसरा और आखिरी केस है जेएलपी का, वो क्या है, हम प्रीमियम को एसेट ट्रीट करेंगे एट सरेंडर वैल्यू, और साथ में उसकी एक रिजर्व बनाएंगे। मतलब जो तीसरा मेथड है, तीसरा और आखिरी मेथड है, इस मेथड में हम जेएलपी एसेट ट्रीट कर रहे हैं, जो हमने सेकंड मेथड में किया था, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक रिजर्व बनाकर रख रहे हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक रिजर्व बनाकर रख रहे हैं। मतलब वही एग्जांपल ले लेता हूं, एबीसी 2:1 जेएलपी सम एश्योर्ड 1 लाख, प्रीमियम 10,000 पर एनम, फर्स्ट ईयर सरेंडर वैल्यू इज 6,000, सेकेंड ईयर सरेंडर वैल्यू इज 14,000। तो सेम काम होगा, फटाफट से कर दूं, हाँ सर फटाफट से कर दो। सर देखो, फर्स्ट ईयर में हम एक एंट्री पास करेंगे जब हम जेएलपी का प्रीमियम भरेंगे, एंट्री बनेगी जेएलपी अकाउंट डेबिट, हाँ हमने 10,000 रुपए प्रीमियम भरा टू बैंक, ओके। अब जितना हमने प्रीमियम भरा उतने की ही हम एक रिजर्व क्रिएट करेंगे अपने प्रॉफिट से। मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर हम अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन से 10,000 रुपए की ही एक रिजर्व क्रिएट करेंगे, जिसका नाम जेएलपी रिजर्व होगा। अगर मैं 20,000 प्रीमियम भरता तो मैं रिजर्व 20,000 की बनाता, अगर मैंने 10,000 प्रीमियम भरा है तो मैं 10,000 की रिजर्व बनाऊंगा, ठीक है। तो जितना प्रीमियम उतनी रिजर्व, जितना प्रीमियम उतनी रिजर्व, जितना प्रीमियम उतनी रिजर्व बना लोगे। उसके बाद अब हम ये चेक करेंगे कि यार ये जेएलपी हमारा एसेट 10,000 का
हमने रिकॉर्ड किया, पर 1 साल के बाद तो इसकी सरेंडर वैल्यू केवल 6000 है, तो इसको हमें घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम करेंगे, अब हम एक एंट्री पास करेंगे, हम अपनी जेएलपी को कम कर देंगे। कितना कम करना पड़ेगा? 10,000 को अगर घटाकर 6,000 पर लाना है तो 4,000 रुपये जेएलपी को कम करना पड़ेगा। अरे 4,000 जेएलपी को कम करना पड़ेगा। तो जेएलपी को अगर हम कम कर रहे हैं तो बेटे हम जेएलपी आर इसको भी कम करेंगे। बेसिकली हम ये कह रहे हैं अभी जितना प्रीमियम हम भरते हैं ना, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, और वो बराबर चलनी चाहिए। 10,000 के बदले 10,000 की रिजर्व क्रिएट करी, अगर 10 वाली चीज को 4,000 कम किया तो रिजर्व को भी 10,000 से 4,000 कम करना पड़ेगा। तो ये है एडजस्टमेंट एंट्री एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। जैसे तुम्हारा पहला साल खत्म होगा, तुम्हारी बैलेंस शीट बेटे कुछ ऐसी नजर आएगी। इस तरफ जेएलपी नजर आएगी 6,000 रुपए की, 10 - 4। इस तरफ जेएलपी रिजर्व नजर आएगी 6,000 रुपए की, 10 - 4। तो दोनों तरफ एसेट और लाइबिलिटी की साइड पर दोनों तरफ 6,000 रुपए नजर आएंगे। ठीक है, अगर मैं चलूं सेकेंड ईयर पे, तो सेकेंड ईयर पे मैं फिर से जेएलपी पे करूंगा। जेएलपी अकाउंट डेबिट 10,000, मैंने फिर से प्रीमियम पे किया टू बैंक। जितना प्रीमियम पे किया उतनी ही रिजर्व बनाऊंगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन से। अब सोचो, 6,000 की जेएलपी पहले दिख रही है, 10,000 की और हो गई 16,000, पर उसकी सरेंडर वैल्यू तो 14 है, तो मुझे 2,000 रुपए जेएलपी को कम करना पड़ेगा। तो मुझे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी, मुझे जेएलपी 2,000 रुपए घटाना पड़ेगा और कॉरेस्पॉन्डिंग रिजर्व को भी 2,000 रुपए से ही घटाना पड़ेगा। जैसे मैं ये एडजस्टमेंट एंट्री करूंगा, सेकेंड ईयर के एंड पे मुझे यहां पर जेएलपी 14,000 की नजर आएगी और यहां पर जेएलपी रिजर्व 14,000 की नजर आएगी, यानी कि सरेंडर वैल्यू पर नजर आएगी, जो इसकी सरेंडर वैल्यू है। ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब मान लो ए की डेथ हो जाती है थर्ड ईयर में, तो पॉलिसी मैच्योर हो गई। जैसे ही पॉलिसी मैच्योर होगी, हमारे पास पैसा आएगा। कितना आएगा? 1 लाख रुपए। किस चीज का? जेएलपी का। ओके हो गया। अब जो जेएलपी तुम्हारे यहां पर 14,000 डेबिट है, उसको जब तुमने 1 लाख से क्रेडिट किया तो जेएलपी 86,000 क्रेडिट हो गई। तो जेएलपी को बंद करने के लिए जेएलपी को 86,000 डेबिट करना पड़ेगा, जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया है। तो क्रेडिट किसको करोगे? एबीसी तीनों को। 34,400, 34,400, 17,200, ये किया था ना हमने। 34,400, 34,400, 17,200 सेम है। लेकिन एक चीज और है, वो ये कि सर इसको तो आपने खत्म कर दिया, इसको तो आपने जेएलपी अकाउंट को तो खत्म कर दिया, लेकिन ये जेएलपी रिजर्व अकाउंट तो खड़ा रह गया ना यहां पर। बेटे जनरल रिजर्व का क्या करते थे यार? जनरल रिजर्व का क्या करते हो? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो बांट देते हो। WCR का क्या करते हो? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो बांट देते हो। IFR का क्या करते हो? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो बांट देते हो। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का क्या करते हो? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो बांट देते हो। बांट दो। जेएलपी रिजर्व को भी बांट दो। A, B, C खत्म करो। $56, 2,800 बांट दो। अब अगर रिटायरमेंट होगी
तो क्या होगा, बस लास्ट केस ही है, खत्म, फिर एक एंट्री और है। अगर मान लो रिटायरमेंट होती है, ए की डेथ नहीं होती, ए रिटायर कर जाता है 3rd ईयर में, तो क्या होगा सर, 3rd ईयर में जब वो रिटायर करेगा तो हम ये पॉलिसी सरेंडर कर देंगे। जैसे ही पॉलिसी सरेंडर करेंगे हमारे पास पैसा आ जाएगा 14,000 रुपए, और जैसे ही हम ये एंट्री पास करेंगे 14,000 की, जेएलपी तो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि वो यहां पर डेबिट है और आपने उसको क्रेडिट कर दिया, तो जेएलपी तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। लेकिन ये जो जेएलपी रिजर्व पड़ी रह जाएगी, इसका क्या करोगे सर, जेएलपी रिजर्व को तो हम बांट ही देंगे। ओ तेरी की, ये तो हमें आता है, जल रिजर्व, पीएनएल सब कुछ बांटते ही तो हैं, सारी रिजर्व बांटते ही तो हैं। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, बांट दो बांट दो बांट दो, लीजिए। सो दिस वॉज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ जेएलपी। चलिए, आया मजा? ये है जेएलपी का पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको करा दिया। 3 अलग अलग केसेस, 3 सिचुएशंस, सारी सिचुएशंस में अगर रिटायरमेंट है तो कैसी एंट्री होंगी, अगर डेथ है तो क्या एंट्री होगी, एसेट है तो क्या एंट्री होगी, एक्सपेंस है तो क्या एंट्री होगी, एसेट प्लस रिजर्व है तो क्या एंट्री होगी। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, इसमें सारे आपके सवाल बन जाएंगे, सारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, अब आपको कोई चिंता परेशानी की कोई बात नहीं है। तो ये था हमारा जेएलपी का छोटा सा कॉन्सेप्ट। अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, नहीं अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।